हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। क्या आप सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। लेक्चर नंबर 03 है आज। लेक्चर नंबर 03। ठीक है, ओके सर। आज का टारगेट बेटा ज्यादा नहीं है। आज का टारगेट बहुत ही छोटा है। टूडेज टारगेट बस एक टारगेट है, सेक्शन नंबर 73। ठीक है, सेक्शन नंबर 73। आज चैट धीरे चल रही है, क्या बात है? बच्चे कम आए हैं या चैट में प्रॉब्लम है? चलिए एक बारी रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 73 पर। ठीक है, ओके सर। रिवीजन के लिए हम अपनी क्रिस्प समरी खोल लेते हैं। हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था एक बारी फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिपॉजिट्स की डेफिनेशन कवर करी थी। अगर आपको याद होगा, हमने डिपॉजिट्स की डेफिनेशन कवर करी थी। डिपॉजिट्स में नॉर्मली कंपनी को कोई भी पैसा मिलता है, चाहे वो लोन में मिले, डिपॉजिट में मिले या किसी भी फॉर्म में मिले, उसे डिपॉजिट माना जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिस रूल में उसने बताया है कि किस किस चीज को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करता हूं डिपॉजिट्स की, तो अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कंपनी को कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिलता है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाता। कोई पैसा फॉरेन सोर्स से मिलता है, डिपॉजिट नहीं माना जाता। कोई पैसा बैंक से मिल रहा है, डिपॉजिट नहीं माना जाता। कोई पैसा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, नहीं माना जाता। अगर कंपनी ने कॉमर्शियल पेपर इशू करके या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके पैसा रेज किया है, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इंटर कंपनी डिपॉजिट्स को नहीं माना जाएगा। कोई भी पैसा सिक्योरिटीज को इशू करके जो एप्लीकेशन मनी आती है उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता, प्रोवाइडेड हम 60 डेज के अंदर सिक्योरिटीज को अलॉट कर दें। और अगर 60 डेज में अलॉट नहीं कर पाए हैं तो 50 डेज के अंदर क्या कर दे, उसका रिफंड कर दे, अदरवाइज वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा ले सकती है और प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले सकती है, जिसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड डायरेक्टर या उसका रिलेटिव जो है रिटर्न डिक्लेरेशन दे दे और कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिक्लेयर कर दे, डिस्क्लोज कर दे। उसके बाद बात करते हैं बेटा सिक्योर्ड डिबेंचर्स की। सिक्योर्ड डिबेंचर से जो पैसा लिया जाता है, कौन से सिक्योर्ड डिबेंचर्स? जिन पर फर्स्ट चार्ज है या परिपासु फर्स्ट चार्ज है। जिन पर फर्स्ट चार्ज है या परिपासु फर्स्ट चार्ज है उन्हें नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर कंपनी ने कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं जो कि 10 इयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, उस पैसे को भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाता। अगर कंपनी ने अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर करे हैं जिनको लिस्ट करा लिया है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, उनसे आए हुए अमाउंट को भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाता। इंप्लॉय से कंपनी जो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकती है? उसकी एनुअल सैलरी जितना, मैक्सिमम उसकी एनुअल सैलरी जितना। उसके बाद अगर कंपनी को ट्रस्ट में कोई पैसा मिलता है जो कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट है, जो कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी को बिजनेस के कनेक्शन में पैसा मिल रहा है, जैसे कि गुड्स के लिए एडवांस मिला, सर्विसेज के एडवांस मिला, 365 दिन के अंदर एडजस्ट कर दिया, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस मिला, उसको एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, नहीं माना जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसे नहीं माना जाएगा। फ्यूचर सर्विसेज जैसे कि वारंटी सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, तो अगर हम उसका पैसा ले रहे हैं एडवांस में, मैक्सिमम जितना उस कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है या 5 साल विचएवर इज लोअर के लिए डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर किसी कंपनी को सेक्टोरल रेगुलेटर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ करा हुआ है, तो जितने अमाउंट तक उसे अलाउ किया हुआ है उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और अगर किसी कंपनी को पब्लिकेशन के लिए पैसा मिल रहा है तो उसे भी नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड अगर ऊपर के अमाउंट्स 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाते हैं तो 15 दिन के अंदर हम उसे रिफंड कर देना होता, अदरवाइज उन्हें डिपॉजिट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन।
कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पैसे देने से पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंडीशन लगा देता है कि उसके रिलेटिव को क्या लाना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लाना पड़ेगा, तो उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। निधि कंपनी अपने मेंबर से जो डिपॉजिट लेती है उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कंपनी अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसा ले रही है उसे नहीं माना जाएगा। कंपनी अगर चिट फंड से पैसा ले रही है उसे नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी जो है, अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, वो भी प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसको 25 लाख या ज्यादा मिले हैं सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन में, इन दी बदले में क्या दिया था, कन्वर्टेबल नोट, बदले में क्या दिया था, कन्वर्टेबल नोट, तो उस केस में भैया उस पैसे को भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। प्लस कुछ फंड्स है जो सेबी रेगुलेट करता है, इन सभी पैसों को मेरे बच्चा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इन सभी पैसों को मेरे बच्चा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके सर, आगे चले, चलिए आइए। चलिए तो आज का भैया टारगेट स्टार्ट करते हैं, सेक्शन नंबर 73। बहुत सिंपल सेक्शन है, मैंने कल भी आपको बताया था, एक बारी वापस बता देता हूं। सेक्शन 73 दो बातें करता है। कितनी बातें करता है सेक्शन 73? दो बातें करता है। सबसे पहली बात वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है, ठीक है, कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। फिर वो उसका एक्सेप्शन बताता है, यानी आप सेक्शन 76 को और उसके अंदर बने हुए रूल्स को फॉलो करके ले सकते हो, और सेक्शन 76 के अंदर एलिजिबल कंपनी को अलाउड है, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी बात बताता है, प्रोसीजर। किस चीज का प्रोसीजर बताता है? कि किसी भी कंपनी को अगर डिपॉजिट्स लेने हैं फ्रॉम मेंबर्स, अगर किसी भी कंपनी को डिपॉजिट्स लेने हैं, किससे डिपॉजिट्स लेने हैं? मेंबर से, तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपको सेक्शन 73 में बताया गया है। सेक्शन 73 में क्या प्रोसीजर बताया गया है? कि कंपनी सबसे पहले पास कराती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास कराती है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है अपने मेंबर्स का। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होने के बाद एक सर्कुलर बनाती है। कौन से फॉर्म में सर्कुलर बनाती है? डीपीटी 1 में। कौन से फॉर्म में सर्कुलर बनाती है? डीपीटी 1 में। साथ ही अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेती है और इसकी कॉपी आरओसी के साथ फाइल कर देती है। आरओसी के साथ फाइल करने के बाद ये जो कंपनी होती है ये इशू करती है सर्कुलर को टू ऑल मेंबर्स, और अगर ये कंपनी चाहे तो न्यूज़पेपर में भी छाप सकती है। फिर जो मेंबर्स इंटरेस्टेड होंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और डिपॉजिट मनी को कंपनी के पास जमा करा देंगे। कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी डिपॉजिट्स को। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी इशू करेगी डिपॉजिट रिसीट। अब हर साल कंपनी क्या करेगी? DRR बनाएगी और आरओसी को फाइल करेगी DPT3। बस ये प्रोसीजर हमें पढ़ना है। लेकिन हमने एक और छोटी सी प्यारी सी लवली सी बात पढ़ी थी कि ये जो डिपॉजिट्स लेने के हम प्रोसीजर्स पढ़ने वाले हैं, ये प्रोसीजर बेटा नॉर्मल कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। ये प्रोसीजर कौन सी कंपनियों को डिपॉजिट चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है? बैंकिंग कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। तो सारे बच्चे ओपन कर लेंगे पेज नंबर 5.12।
ठीक है, ओपन कर लिया? यस सर। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 73 की पहली बात पढ़ेंगे। सेक्शन 73 सबसे पहली बात कर रहा है कि कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है पब्लिक से। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सब सेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सब सेक्शन 1, नो कंपनी, कोई भी कंपनी ना तो एक्सेप्ट कर सकती है ना तो रिन्यू कर सकती है डिपॉजिट्स को पब्लिक से। यानी पब्लिक से ना तो आप एक्सेप्ट कर पाओगे ना तो आप रिन्यू कर पाओगे, लेकिन अनलेस, अनलेस मतलब एक्सेप्शन, अनलेस वो प्रोसीजर फॉलो करती है जो चैप्टर 5 में बताया गया। चैप्टर 5, अबे इसी चैप्टर का नंबर है चैप्टर 5, डिपॉजिट चैप्टर का। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट चैप्टर को फॉलो करके पब्लिक से लेना चाहोगे तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको? सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ कंपनी को ना एग्जम्प्ट करा हुआ है, मतलब प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 2 बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखी हुई है सेम चीज। तो आप ऐसा कर सकते हो, यहां से लेकर यहां काट दो। क्यों? क्योंकि सेम चीज को नीचे समरी में लिखा हुआ है, सेम चीज को नीचे समरी में लिखा हुआ है। एग्जम्प्टेड कंपनी की कौन कौन सी कंपनी को प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या अगर कोई और कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो, अगर कोई कंपनी नोटिफाई करेगी तो। अब अगर इन कंपनियों को नहीं लगता है तो एक्चुअली में कौन सी कंपनियों को डिपॉजिट्स लेते हुए ये डीपीटी 1 सर्कुलर का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, वो कंपनी जो ना तो बैंक है, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, और ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल कंपनी भी नहीं है, जैसे कि गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो कंपनियां किसमें है? मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग कंपनीज है, उनके बारे में बात करी जा रही है। उसके बाद आता है 5.13 पे बेटा, प्रोसीजर। अगर कोई कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, उसके बारे में बात यहां पर करी जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोसीजर है मेंबर से लेने वाला, ये दोनों कंपनी के लिए है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। नॉर्मली बेटा अभी जो हम बातें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेंबर से डिपॉजिट कोई भी कंपनी ले सकती है, चाहे वो फिर प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। सो एनी कंपनी may accept or renew deposits from its members by following provisions as set out below। सबसे पहला स्टेप क्या है? रेजोल्यूशन पास कराना जनरल मीटिंग में। सबसे पहला है, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी। जनरल मीटिंग किसकी होती है? मेंबर्स की होती है, और वहां पर रेजोल्यूशन पास कराएगी। लेकिन यहां पर यह तो बताया ही नहीं, आप पढ़ो, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास अ रेजोल्यूशन, लेकिन यह नहीं बताया कि जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे या स्पेशल रेजोल्यूशन। अरे बता दो ना, ऑर्डिनरी होगा कि स्पेशल। तो जब लॉ में सिर्फ लिखा है कि जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास होगा और क्लियरली नहीं बताया कौन सा होगा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? क्या एज्यूम करेंगे? यहां पर रेजोल्यूशन का मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहां पर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी जनरल मीटिंग में अगर उसे स्पेशल कहना होता तो वो यहां पर स्पेशल वर्ड जरूर लिखता। उसके बाद हमने भैया रेजोल्यूशन पास करा लिया, फिर कंपनी क्या करेगी? एक सर्कुलर बनाएगी। कंपनी क्या करेगी? एक सर्कुलर बनाएगी डीपीटी 1 फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डीपीटी 1 फॉर्म में सर्कुलर बनाया जाएगा। इस सर्कुलर को कंपनी सारे मेंबर्स को भेजेगी, सारे मेंबर्स को। तो ये जो हम बेटा सर्कुलर बनाएंगे, ये जो कंपनी डीपीटी 1 के अंदर सर्कुलर बना रही है, जो कंपनी अपने ऑल मेंबर्स को भेज रही है, ऑल मेंबर्स को भेज रही है, इस सर्कुलर में कंटेंट क्या होगा यह भी तो हमें पता होना चाहिए। इस सर्कुलर का कंटेंट क्या होगा, इस सर्कुलर को साइन कौन करेगा, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको एक डीपीटी 1 दिखाता हूं। कहां गया? डीपीटी 1 लाया तो था मैं, चलिए ये रहा, देखिए फॉर्म नंबर डीपीटी 1, सर्कुलर इनवाइटिंग अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन दी है, कंपनी का नाम,
कंपनी का एड्रेस, कंपनी की वेबसाइट और अदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये दिया है। फिर कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी है। फिर कंपनी क्या बिजनेस करती है उसके बिजनेस के बारे में बताया है। कंपनी की मैनेजमेंट में कौन देखता है उसके बारे में बताया है। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के बारे में बताया है ना। कंपनी के परसेप्शन, क्या क्या रिस्क है कंपनी की इंडस्ट्री में वो बताया है। ठीक है, कंपनी ने अगर कोई पुराना पैसा देना है उसके बारे में बताया है। ठीक है, और ये सारी बातें हमने इसमें लिखी हुई है। एक और डीपीटी 1 दिखाता हूं, मेरे पास बहुत सारे डीपीटी 1 है। हाँ, ये देखिए एक और कंपनी का डीपीटी 1, एक और कंपनी का डीपीटी 1, जो कंपनी का नाम है गोदरेज एंड बॉयसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, प्रोसीजर लिखे हुए हैं, वही सब्सिडियरी डायरेक्टर्स कौन है वो सारे बताया हुआ है, कंपनी का रिस्क क्या है वो बताया हुआ है। अब यहां पर हम जब आगे पढ़ेंगे तो डीपीटी 1 का यूज करते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे कि क्या एग्जैक्टली में डीपीटी 1 में वो बातें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला किताब के अंदर, इन्होंने किताब के अंदर बोला कि कंपनी जो है एक सर्कुलर बनाएगी अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें कंपनी स्टेटमेंट डालेगी। क्या डालेगी? डीपीटी 1 के अंदर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ती है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ती है। सो लेट अस चेक कि क्या कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताई है या नहीं। देखना जरा, क्या कंपनी ने डीपीटी 1 में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताई है? बिल्कुल बताई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड बताया हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने एसेट्स बताए हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने कैश फ्लोज बताए हुए हैं। तो यानी कंपनी ने लास्ट 3 सालों की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताई हुई है। यही बात यहां पे लिखी है कि कंपनी को बतानी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा, कंपनी को बतानी पड़ेगी क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग मतलब कि भैया एक बड़ी सारी एजेंसीज होती है मार्केट के अंदर जो आपकी बिजनेस को देखकर, आपके बिजनेस को देखकर, आपके कैश फ्लोज को देखकर क्रेडिट रेटिंग देती है, और उस क्रेडिट रेटिंग पर आप यह डिसाइड कर सकते हो कि भैया इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट रेटिंग में सिबिल स्कोर होता है। क्या होता है? सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको इजीली लोन देता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपको इजीली लोन नहीं देता, या लोन देता है तो पहले सिक्योरिटीज लेता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। सिमिलरली कंपनीज भी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करती है, और क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करने के बाद जब हम क्रेडिट रेटिंग, इससे क्या होगा कि जब पब्लिक पढ़ेगी तो पब्लिक, जब आपका डीपीटी, पब्लिक कह रहा हूं यहां पर हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जब मेंबर्स, दोनों में होता है वैसे तो क्रेडिट रेटिंग, बट मान लो मेंबर्स जब आपकी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, क्रेडिट रेटिंग पढ़ेंगे कि आपकी कंपनी को कैसी क्रेडिट रेटिंग मिली है, अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिली है या बुरी क्रेडिट रेटिंग मिली है। अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिली होगी तो वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अच्छी नहीं होगी तो वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए यहां पर हमें क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड भी बतानी पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर जो आपके, अगर कंपनी के कोई पुराने डिपॉजिटर्स हैं, अगर कंपनी के कोई पुराने डिपॉजिटर्स हैं, उनका नंबर बताना पड़ेगा, उनका कितना अमाउंट देना बाकी है, उनका कितना अमाउंट पुराना देना बाकी है, यानी पुराने डिपॉजिट्स का अमाउंट और पुराने डिपॉजिटर्स का नंबर भी हमें डीपीटी 1 में बताना पड़ेगा। एक बारी देख लेते हैं बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। ये देखिए क्रेडिट रेटिंग देख लीजिए, यहां पर ये रहा क्रेडिट रेटिंग वाला। ये क्रेडिट रेटिंग हमने किससे ली है? क्रिसिल लिमिटेड एक कंपनी है जिसको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग, क्या क्रेडिट रेटिंग मिली है इस कंपनी को? क्रेडिट रेटिंग मिली है FAA प्लस स्टेबल, FAA प्लस स्टेबल। अब यहां पर बेटा ये कोड्स होते हैं क्रेडिट रेटिंग के, आपको इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली FAA प्लस, यानी वो कह रहे हैं स्टेबल है, मतलब कंपनी में रिस्क जो है डिपॉजिट्स देने पर कम है, पैसा वापस मिलने के चांसेस ज्यादा है, स्टेबल है। ठीक है, और ये बात इन्होंने यहां भी बोली है, वेरी लो क्रेडिट रिस्क, वेरी लो क्रेडिट रिस्क। और किस दिन हमने क्रेडिट रेटिंग दी वो भी बताया गया है, किस दिन हमने क्रेडिट रेटिंग ली। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने ये भी बताना था कि पुराने डिपॉजिटर्स कितने हैं ना। ओके, चलिए तो यहां पर बताया है कि ये रहा देखिए पुराने डिपॉजिट्स, एग्रीगेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्चुअली हेल्ड एट 31 मार्च, 1000 करोड़ के कंपनी ने पहले से डिपॉजिट ले रखे हैं
पहले से डिपॉजिट ले रखे हैं, वो भी आपको बताया गया है, पुराने डिपॉजिटर्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, ओके सर। अब ये जो कंपनी है, ये डीपीटी वन सभी मेंबर्स को भेजती है, यस और नो? सभी मेंबर्स को भेजती है, सारे मेंबर्स को। तो कंपनी जब डीपीटी वन बनाकर सभी मेंबर्स को भेजेगी, तो इस डीपीटी वन को किस रास्ते से भेजा जाएगा? तो लॉ कह रहा है या तो आप इसे भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, मतलब ईमेल कर दो मेंबर्स को, या आप उन्हें भेज दो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। सर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या होता है? देखो, दो तरह की डिलीवरी होती है। एक होता है कि पोस्टमैन आपके घर के बाहर लेटर छोड़कर चला गया, और एक होता है जब वो आपको लेटर हैंडओवर करता है तो आपसे सिग्नेचर कराता है कि एक्नॉलेज कर लो कि आपने मुझसे लेटर रिसीव कर लिया। तो जब आप एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजते हैं तो इसका मतलब है कि वो पक्का पक्का आपसे क्या करा कर लेकर जाएगा? सिग्नेचर करा कर लेकर जाएगा, उसके बिना वो आपको लेटर हैंडओवर नहीं करेगा। यही बात उन्होंने यहां पर मेंशन करी है कि द कंपनी शॉल इशू सर्कुलर टू ऑल इट्स मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। चाहे तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो और चाहे तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो डीपीटी वन फॉर्म के अंदर। अब ये जो सर्कुलर है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? शॉल। ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है शॉल, मतलब मेंबर्स को भेजना मैंडेटरी है, क्योंकि मेंबर से क्या ले रहे हैं? डिपॉजिट। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? मे का मतलब क्या हो गया? लिख लेना ऑप्शनल। ये चीज ऑप्शनल है कि कंपनी अगर चाहे तो उस सर्कुलर को पब्लिश करा सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में करा लेगी। प्लस ये सर्कुलर अकेला नहीं जाता, इस सर्कुलर के साथ एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या जाता है? इस सर्कुलर के साथ अटैच होकर जाता है एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट। क्या जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट। सर उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है? उस सर्टिफिकेट में यह लिखा होता है, दो बातें लिखी होती है बेटा उस सर्टिफिकेट में। सबसे पहली बात यह लिखी होती है कि कंपनी ने डिपॉजिट्स लेकर कभी भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। सबसे पहली बात, कंपनी ने डिपॉजिट्स लेने वाली है, ये जो कंपनी डिपॉजिट्स लेने वाली है, पास्ट में कंपनी ने डिपॉजिट्स को लेकर कोई भी गलती, कोई भी गड़बड़ नहीं करी है। या वो और आगे ये लिखता है, अगर कंपनी ने गड़बड़ करी भी थी, अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स में गड़बड़ करी भी थी, तो उस गड़बड़ को ठीक कर लिया है, उस गड़बड़ को क्या कर लिया है? ठीक कर लिया है। और उस गड़बड़ को ठीक करे हुए 5 साल बीत चुके हैं। यानी लॉ ये कह रहा है कि भाई देख, अगर पहली बात, अगर तू डिपॉजिट मांगने जा रहा है तो कंपनी ने कोई भी गड़बड़ नहीं करी होनी चाहिए डिपॉजिट्स में। अगर कंपनी ने गड़बड़ करी भी थी तो उस गड़बड़ को ठीक करे 5 साल हो जाने चाहिए, तब तुम दोबारा डिपॉजिट्स लेने के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। क्या इस कंपनी ने ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लिया हुआ है? वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, डेलॉइट ने दिया हुआ है। इस कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कौन है? डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी। और यहां पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट पॉइंट रीड करना है। जस्ट रीड कि ऑडिटर ने फाइनल क्या दिया है। ऑडिटर ने बाकी ऊपर बड़ी सारी चीजें लिखी है, बट आपके लिए सिर्फ ये पॉइंट रेलेवेंट है, आपके लिए सिर्फ ये पॉइंट रेलेवेंट है कि अल्टीमेटली उसने क्या किया है। मेरी स्क्रीन पर टू अनवांटेड लाइन आ रही है, मेरी स्क्रीन पर टू अनवांटेड लाइन आ रही है। डन? पढ़ लिया सबने?
चलिए डन हो गया। यस, एक बारी मैं भी रीड कर देता हूं आपके लिए। ऑडिटर ने ये लिख कर दिया अपने सर्टिफिकेट में, द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। कंपनी ने डिपॉजिट को रीपे करने में या डिपॉजिट के इंटरेस्ट को रीपे करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। प्लस 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 पिछले 5 सालों में भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर किया था तो उसे हमने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, उसे हमने ठीक कर दिया है। यही बात यहां पर लिखी है, देखिए, इन एडिशन अ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी shall be attached in form DPT 1 mentioning that the company has not committed default in repayment of deposit or in payment of interest on such deposit, and in case अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी था डिपॉजिट्स को रिपेमेंट को लेकर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर में वो लिख देगा कि कंपनी ने मेक गुड द डिफॉल्ट। मेक गुड द डिफॉल्ट का मतलब होता है डिफॉल्ट करेक्ट करना, डिफॉल्ट करेक्ट करना, डिफॉल्ट को करेक्ट करना, और डिफॉल्ट को करेक्ट करके, डिफॉल्ट को करेक्ट करके 5 साल लैप्स हो चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं। ओके है, ये बात हमने आपको बताई, ये बात हमने आपको बताई कि भैया कंपनी जब भी डीपीटी 1, कंपनी जब भी, सर डीपीटी क्या होता है, कद्दू बच्चे, डीपीटी मैंने कल भी बताया था, डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट्स, डीपीटी यहां से उठाया गया, ठीक है कद्दू। ओके सर, अब ये जो डीपीटी 1 फॉर्म बनाया है ये हम मेंबर्स को देते हैं, और इसके साथ हम क्या अटैच करते हैं, इसके साथ हम अटैच करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट अटैच करते हैं। लेकिन जो बात स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट में लिखी है, क्या बात लिखी है कि कंपनी ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, कंपनी ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, वही सेम बात, वही सेम बात, सेम बात जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट में लिखी है, वो सेम बात कंपनी डीपीटी 1 में भी लिखती है, कंपनी डीपीटी 1 में। यानी कंपनी भी यही कह रही है कि हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा, और डिफॉल्ट करा था तो 5 साल हो गए हैं उसे ठीक करे हुए, और सेम बात हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी लिखवा कर दी है, सेम बात हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट से भी लिखवा कर दी है। और ये चीज, ये जो सेम चीज है, क्योंकि ये रिलेटेड है, तो आप यहां पर लिख सकते हो रिफर, रिफर यहां पे लिख लेना, रिफर पेज नंबर 5.15। सर क्यों लिखवा रहे हो, बिकॉज सेम चीजें दोनों आपस में कनेक्टेड है। हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर का तो सर्टिफिकेट लिया ही, साथ में हमने कंपनी से भी सर्टिफिकेट लिया। क्या सर्टिफिकेट लिया, सेम चीज का, कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करा है डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए, और अगर किया भी था, अगर किया भी था तो उसे ठीक करे हुए 5 साल हो चुके हैं। यानी ये सेम सर्टिफिकेट 2 लोग देते हैं, ये सेम सर्टिफिकेट 2 लोग देते हैं। एक कंपनी देती है, कंपनी तो मेंशन कर देती है डीपीटी 1 में, और एक कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता है जो अलग से सर्टिफिकेट इशू करता है, जो अलग से सर्टिफिकेट इशू करता है, जो अटैच होकर जाता है। कहां अटैच होकर जाता है, डीपीटी 1 के साथ अटैच होकर जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये जो सर्कुलर इशू होगा ये किसके नाम पर इशू होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू करा है, ऐसा लिखा जाएगा। क्या ऐसा लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं कहां पे पता चलेगा हमें, आइए दिखाते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ, ये रहा लास्ट पेज, द सर्कुलर इज इशूड ऑन द अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहां पर देखो जो साइन हो रहे हैं वो कंपनी के सारे डायरेक्टर साइन कर रहे हैं कि नहीं, वो अभी पता चलेगा। क्या सारे डायरेक्टर करते हैं या मेजॉरिटी करते हैं, ये हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कब चेक होगा, आगे जाकर पॉइंट आएगा। एक क्वेश्चन आ गया, सारे डायरेक्टर्स का साइन लेना होता है या मेजॉरिटी डायरेक्टर का साइन लेना होता है। लेकिन साइन भले कोई भी करे, लेकिन ये इशू किसके नाम पर होगा, इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब ये जो सर्कुलर इशू करा है ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा, ये जो सर्कुलर इशू करा है आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर, ये जो सर्कुलर इशू करा है ये कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। तो लॉ कहता है अर्लियर ऑफ द 3 डेट्स, अर्लियर
ऑफ दी 3 डेट्स, 3 डेट्स में से जो सबसे पहले आएगी वो, सबसे पहले उन्होंने बोला अर्लियर ऑफ दी 3 डेट्स में 6 months फ्रॉम दी क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which circular is issued. Second date, if AGM held, अगर कंपनी ने AGM रखी है, तो डेट ऑफ AGM, ठीक है। और अगर कंपनी ने AGM नहीं रखी, इफ नो AGM हेल्ड, अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं रखी, तो ड्यू डेट, कौन सी डेट? ड्यू डेट ऑफ एजीएम, जो लास्ट डेट थी एजीएम की वो। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए कंपनी ने इशू करा है, सर्कुलर इशू करा है 10 अप्रैल 2022 को, 10 अप्रैल 2022 को, है ना। और इसकी इस साल की एजीएम, ऑफ कोर्स इस साल की एजीएम कब रखेंगे? इस साल की एजीएम रखवा देते हैं 10 अप्रैल 22 की एजीएम हम लोग रखवा देते हैं। 22-23 की एजीएम, 22-23 की एजीएम हमने रखवाएंगे ऑफ कोर्स 28 सितंबर 2023। तो आप बताएंगे कि ये सर्कुलर कौन सी डेट तक वैलिड रहेगा? ये सर्कुलर लास्ट डेट वैलिड कब तक रहेगा? कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, कौन सी डेट तक ये सर्कुलर वैलिड रहेगा? तो यहां पर देखो, हमने 10 अप्रैल 22 को किया। मुझे बताओ ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? अगर हमने इशू करा है 10 अप्रैल 22 को, तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 23 को। 31 मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। ठीक है, ओके, यस सर। अब 31 मार्च को होगा, 31 मार्च से 6 मंथ कब होंगे? 6 मंथ कब खत्म होंगे? 31 मार्च से 6 मंथ कब खत्म होंगे? भाई यहां पर लिखा है ना 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, क्योंकि हमने 10 अप्रैल को इशू करा था, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को। 6 मंथ कब खत्म होंगे? अब 6 मंथ भी काउंट करके दिखाने पड़ेंगे तुम लोगों को। बताओ, 31 मार्च को अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो पहला मंथ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पे हो रहे, यानी 30 सितंबर 2023। कौन है ये कद्दू बच्चे 31 अगस्त वाले? ये हो तो गए 1 2 3 4 5 6 महीने। ठीक है, तो अब यानी ये वाली डेट आ गई, फर्स्ट 6 मंथ वाली डेट आई हमारी 30 सितंबर, और एजीएम की डेट क्वेश्चन में दी हुई है 28 सितंबर। तो कब तक वैलिड रहेगा? विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले डेट होगी उसकी बात हो रही है। इन दोनों में से अर्लियर कौन सा आएगा? 28 सितंबर पहले आती है या 30 सितंबर? 28 सितंबर पहले आएगी, तो सर्कुलर यहां तक वैलिड होगा। यानी अगर इसके बाद कंपनी दोबारा से डिपॉजिट लेने चाहेगी, तो सर्कुलर की वैलिडिटी खत्म हो गई है, और दोबारा से हमें एक नया सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, डन, यस सर। चलिए
तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, देखिए, द सर्कुलर शॉल रिमेन वैलिड अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इशूड। जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू करा उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने तक, या डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बिफोर द कंपनी एट द एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी क्या अप्रूव करवाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कंपनी ने कोई एजीएम नहीं करी तो लेटेस्ट डेट यानी लास्ट डेट जिस पर एजीएम होनी चाहिए थी, जिस पर एजीएम होनी चाहिए थी, और एक बार अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा हर फाइनेंशियल ईयर के लिए डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल नंबर 4, आइए एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ते हैं। रे फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एक कंपनी है रे फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जिसने सर्कुलर इशू करा अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लेने के लिए। कब इशू करा? 14 फरवरी को इशू करा। कब इशू करा? देखिएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर क्या है? 14 फरवरी 2022। यानी कौन से फाइनेंशियल ईयर में इशू करा, कोई बता सकता है? फाइनेंशियल ईयर 21-22। क्या मैं सही कह रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर 21-22। फाइनेंशियल ईयर 21-22 कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। और यहां पर हमने कहीं पर वैलेंटाइन डे वाले दिन, अबे वैलेंटाइन डे क्या होता है? 14 फरवरी 2022 को हमने सर्कुलर इशू कर दिया। तो सबसे पहली डेट क्या आएगी? जहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके 6 महीने, सो क्लोजर ऑफ 6 मंथ। कहां पर क्लोजर हो रहा है 6 मंथ्स का? 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022। ऑफ कोर्स सी बात है, इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही होगी। इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होगी। रीजन, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें अप्रूव करवाने पड़ते हैं एजीएम में। तो ऑफ कोर्स ही बात है वो 31 मार्च के बाद ही होने वाली है। कब होने वाली है? सवाल में बताया है कि कंपनी की जो एजीएम हुई है वो 7 सितंबर 2022 को हुई है। कब हुई है कंपनी की एजीएम? कब हुई है? एजीएम हुई है 7 सितंबर 2022। तो कब तक वैलिड रहेगा ये? कब तक वैलिड रहेगा हमारा सर्कुलर? विच एवर इज अर्लियर, यानी 7 सितंबर 2022 तक हमारा सर्कुलर वैलिड रहेगा। उसके बाद हमें क्या, अगर पैसे लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा? फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। सो यही बात है। सिंस 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ FY 21-22 ends on 30th September, the circular remains valid till 7 September only. आफ्टर दिस डेट, इस डेट के बाद अगर कंपनी को और डिपॉजिट्स लेने हैं तो क्योंकि सर्कुलर की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। अब ये जो सर्कुलर हमने सीखा कि कंपनी को ये DPT-1 मेंबर्स को भेजना होता है, चाहे ऑनलाइन भेजे चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, है ना। लेकिन आरओसी को भी तो सबमिट करना पड़ेगा। आरओसी को भी सवाल ये आता है, पहले DPT-1 मेंबर्स को दिया जाता है या आरओसी के पास सबमिट किया जाता है? सवाल ये है, क्या पहले कंपनी इशू करती है या पहले कंपनी आरओसी को सबमिट करती है? तो लॉ कहता है, देखो, मान लीजिए कंपनी ने इस दिन इशू करा, DPT-1 इशू करा, मतलब मेंबर्स को भेजा, तो इसके पिछले 30 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए? वो आरओसी को सबमिट हो जाना चाहिए। आरओसी को, मतलब आरओसी के पास पहले जमा होता है और फिर वो किसको भेजा जाता है? मेंबर्स को भेजा जाता है। यही बात यहां पे लिखी है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर विद द आरओसी विदिन 30 डेज बिफोर एमसीक्यू में पूछेगा आफ्टर या बिफोर। सो बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्कुलर, यानी जिस दिन आप सर्कुलर इशू कर रहे हो उसके पहले, और उसके कितना पहले?
उसके 30 दिन पहले के अंदर तुम्हारा आरओसी के पास जमा हो जाना चाहिए, आरओसी के पास जमा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, डीआरआर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? डीआरआर। डीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट रीपेमेंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। कोई बता सकता है इस रिजर्व का क्या पर्पस होता होगा? इस रिजर्व का पर्पस क्या होता होगा? मुझे तो सिर्फ इसका एक ही पर्पस नजर आ रहा है, वो है डिपॉजिट के पैसे वापस करने के लिए ये यूज करा जाएगा। सो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का पर्पस होता है डिपॉजिट को रीपे करने के लिए। और ये जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनता है, ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है जिसमें ये पैसा डाला जाएगा शेड्यूल्ड बैंक के। ठीक है, ओके सर। अब कितना पैसा डालेगी? अब क्वेश्चन ये आता है ना भाई, कंपनी को डीआरआर बनाना है, कंपनी को डीआरआर बनाना है। ठीक है, मान लीजिए ये ईयर 1 है, मान लीजिए ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है। ठीक है, ओके सर। अब कंपनी के ईयर 2 में, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कंपनी के ईयर 1 में, कंपनी को ईयर 1 में, यहां पर ईयर 1 में रीपे करने हैं, ईयर 1 में रीपे करने हैं 10 करोड़। कितने रीपे करने हैं? 10 करोड़ रीपे करने हैं। ईयर 2 में रीपे करने हैं, ईयर 2 में रीपे करने हैं 30 करोड़। ईयर 3 में रीपे करने हैं 50 करोड़। ईयर में रीपे करने हैं 50 करोड़। अब सवाल यह आता है कि कंपनी जब यहां पर डीआरआर बनाएगी, जब कंपनी यहां पर डीआरआर में पैसे जमा कराएगी, तो कितना अमाउंट कंपनी को जमा कराना है? तो लॉ क्या कहता है? लेट मी रीड इट फॉर यू। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, कंपनी को डिपॉजिट कराने हैं सेपरेट बैंक अकाउंट में, वो भी शेड्यूल्ड बैंक के। जिस बैंक अकाउंट का नाम क्या है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यानी यहां पर एक्चुअली में कैश डिपॉजिट कराना है। कितना कैश डिपॉजिट कराना है और कब डिपॉजिट कराना है? हर साल के, हर ईयर के 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, हम ईयर 1 में 30 अप्रैल को या उससे पहले जमा कराएंगे। कितना पैसा जमा कराएंगे? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम, लॉ ने आपको मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई, बट लॉ ने आपको मिनिमम लिमिट बताई है जमा कराने की। कितना जमा कराना है? 20% जमा कराना है, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स। जो कंपनी के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, कब मैच्योर हो रहे हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं, मिनिमम उसका 20% अमाउंट हमें जमा कराना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर। तो मुझे बताओ, यहां पर हम 10 करोड़ लेंगे या 30 करोड़ लेंगे? हम 20% किसका लेंगे? कोई बता सकता है 20% किसका लेंगे? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा? मतलब 30 करोड़ का नेक्स्ट। अरे ये तो इसी ईयर हो रहे हैं ना, ये तो ईयर 1 में हो रहे हैं, ये तो ईयर 1 में हो रहे हैं। हमें तो नेक्स्ट ईयर में वाला लेना है ना। लॉ ने कहा नेक्स्ट ईयर वाला लेना है, नेक्स्ट ईयर वाला। अबे ये तो इसी ईयर में हो रहे हैं, क्योंकि ये इसी ईयर में हो रहे हैं, इनका 20% नहीं लेना। जो नेक्स्ट ईयर में हो रहे हैं इसका मिनिमम 20%। मिनिमम 20% कितना होगा इसका? 30 करोड़ का 20% बताना कितना आएगा? 6 करोड़ रुपए आएगा। 6 करोड़ रुपए ये मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट है। क्या इससे ज्यादा जमा करा सकते हैं क्या? सर नेक्स्ट ईयर की मैच्योरिटी हमें पहले से कैसे पता होगी? बेटा
सब कुछ पहले से ही पता होगा। आज मैंने अगर बैंक में 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है तो मुझे पता नहीं होगा कि कितने साल बाद मेरा पैसा आने वाला है, कौन सी ड्यू डेट है, पता होगा ना बेटा, पता होगा ना। कैसी बातें कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर का कैसे पता होगा, पहले से पता होगा। पैसा लिया है तो डेट्स तो हमें पता है ना, इतना पैसा अब देना है, इतना पैसा तब देना है, ठीक है। यहां पे क्या मैं 8 करोड़ भी जमा करा सकता हूं? यस। क्या मैं 10 करोड़ भी जमा करा सकता हूं? यस। क्या मैं 20 करोड़ भी जमा करा सकता हूं? यस। मिनिमम मुझे 6 करोड़ जमा कराने हैं, मिनिमम मुझे 6 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, या नहीं हुआ है तो दोबारा बता देंगे, डोंट वरी। चलिए आइए दोबारा बता देते हैं भाई, कद्दू बच्चे हैं, आइए कद्दू बच्चों सुनो। देखो लॉ ये कह रहा है, लॉ ये कह रहा है, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इसने अपने मेंबर से, इसने अपने मेंबर से 100 करोड़ रुपीस लिए, कोई दिक्कत? एक कंपनी ने अपने मेंबर से 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया, कोई दिक्कत इसमें? जब आप डिपॉजिट लेते हो उसी टाइम पर बता देते हो कि ये कौन सी डेट को वापस दिया जाएगा, कौन सी डेट को वापस दिया जाएगा। कंपनी ने बोला कि हम आपको ईयर वन में, ईयर वन के एंड में, ईयर वन एंड होने पर हम आपको इसका 20% रिटर्न कर देंगे, ईयर 2 होने पर हम आपको 40% रिटर्न कर देंगे, ईयर 3 एंड होने पर हम आपको 40% रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्या अब मुझे पहले से पता है, अगर कंपनी ने यहां पर 100 करोड़ रुपए, वो डीपीटी 1 में ही लिखा होता है कि कब मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, और डिपॉजिट रिसीट में भी लिखा होता है कि मैंने इस दिन पैसा जमा कराया, इस दिन को मेरा पैसा वापस मिलेगा। अब यहां पर 100 करोड़ मैंने लिए, ये ईयर 1 है। अब ईयर 1 में मेरे बच्चा, यहां पर मुझे पता है 20% वापस करना है, पता है कि नहीं पता है ईयर 1 में कितना वापस करना है? 100 करोड़ का 20% मतलब 20 करोड़ वापस करना है। यहां पर 100 करोड़ का 40% मतलब यहां पर ईयर 2 में मुझे 40 करोड़ वापस करना है। ये बात तो हमें पहले से ही पता है यार, कैसी बातें पूछते हो। 40% रिटर्न करना है तो यहां पर हमें 40 करोड़ रिटर्न करना है, पहले से पता है। अब कंपनी जब यहां पर अप्रैल में 30 अप्रैल को पैसा जमा कराएगी तो मिनिमम 20% जमा कराना है। कितना? मिनिमम 20% जमा कराना है। अब मिनिमम 20% हमें इसका नहीं, नेक्स्ट ईयर का लेना है, बस यही बात यहां पर मेंशन्ड है, यही बात यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है, ओके। और यही बात, सेम चीज बेटा, सेम चीज दोबारा रूल में भी लिखी हुई है, सेक्शन में भी यही बात लिखी हुई है, और रूल में दोबारा यह बात लिखी हुई है कि कंपनी को 30 अप्रैल से पहले जो है पैसा जमा करा देना होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पैसा डिपॉजिट करने की बात। अभी जो मैंने आपको बताया, कंपनी को कितना पैसा डिपॉजिट करना होता है, कंपनी को कितना पैसा डिपॉजिट करना है, तो लॉ कहता है 20% ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लेकिन सवाल यह आता है डीआरआर का मिनिमम बैलेंस कितना रहेगा, डीआरआर का मिनिमम बैलेंस कितना रहेगा, मिनिमम बैलेंस कितना रहेगा? तो लॉ कहता है डीआरआर का, प्रोवाइडेड दैट जो रिमेनिंग डिपॉजिटेड शॉल नॉट बी एट एनी टाइम फॉल बिलो, यानी मिनिमम बैलेंस कितना रहेगा? मिनिमम बैलेंस हमेशा 20% रहेगा, लेकिन 20% जो रहेगा वो किसका रहेगा? जो डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जितने भी डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका कम से कम 20% हमेशा डीआरआर में क्या बना रहना चाहिए?
बैलेंस बना रहना चाहिए, डीआरआर के अंदर उतना बैलेंस बना रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमने आपको बड़े सारे स्टेप्स बताए कि भैया कंपनी को सर्कुलर बनाना पड़ता है, कंपनी को सर्कुलर बनाकर आरओसी को जमा कराना पड़ता है, कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यस और नो, कंपनी को 20% डीआरआर बनाकर मिनिमम 20% जमा कराना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स कौन से, ये सारे स्टेप्स 3 टाइप की, कितने टाइप की, 3 टाइप की प्राइवेट कंपनी को फॉलो नहीं करने होते हैं, फॉलो नहीं करने होते हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल रूल यही है कि अगर आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हो तो सर्कुलर बनाओ, आरओसी के पास जमा कराओ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लो, मिनिमम 20% डीआरआर में जमा कराओ। लेकिन ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स माफ कर दिए गए 3 टाइप की प्राइवेट कंपनी को। कितने टाइप की, कि अगर तुम इस टाइप की प्राइवेट कंपनी में फॉल करती हो तो तुम मेंबर से डिपॉजिट लो, लेकिन तुम्हें ना तो डीपीटी 1 बनाने की जरूरत है, ना आरओसी के पास जाने की जरूरत है, ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, ना डीआरआर करने की जरूरत है। मतलब ये कंपनियां क्या करती हैं, ये 3 टाइप की प्राइवेट कंपनी क्या करती है, इनका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती हैं, क्या करती हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या करती हैं, पास करवाएंगी, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके सीधा डिपॉजिट्स ले लेंगी, फालतू के चक्रों में नहीं पड़ेंगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराकर सीधा ये कंपनियां क्या कर लेती हैं, डिपॉजिट्स लेती हैं, और हर साल ये कंपनियां डीपीटी 3 फाइल करती है, आरओसी के पास डीपीटी 3 फाइल करती है हर साल। तो इन्हें बाकी स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए डिपॉजिट्स लेना मेंबर से, पब्लिक से तो वो ले ही नहीं सकती है, मेंबर से डिपॉजिट लेना क्या कर दिया है मेरे बच्चा, आसान कर दिया है, आसान कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर वो 3 टाइप की कंपनियां कौन सी हैं, वो 3 टाइप की प्राइवेट कंपनियां कौन सी है जिन्हें ये मजबूत स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो एक एक टाइप को समझते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 उन्होंने क्या बताया, टाइप 1 उन्होंने बताया सबसे पहला टाइप, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी मेंबर से, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स ले रही है, बट कितना डिपॉजिट्स ले रही है, नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़, उसके फ्री रिजर्व्स है 10 करोड़, और उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है कितना, ले ले 5 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 20 करोड़। अब ये प्राइवेट कंपनी अगर अपने मेंबर से, अपने सारे मेंबर से मिलाकर 20 करोड़ का डिपॉजिट्स मांग रही है, कितने का डिपॉजिट्स मांग रही है, 20 करोड़ का डिपॉजिट्स मांग रही है, तो इस कंपनी को मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए सर्कुलर बनाने की, सर्कुलर को आरओसी को जमा कराने की, डीआरआर, वीआरआर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कुछ भी जरूरत नहीं है। बस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और मेंबर से 20 करोड़ रुपए मांग लो। लेकिन ये कितना मांग सकती है, 100%। इसका 100% आप डिपॉजिट जो है अपने मेंबर से लोगे, तो ऐसी कंपनी को हमने प्रोसीजर से ही क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। सेकंड आता है बेटा टाइप 2। टाइप 2, अगर आपकी कंपनी एक स्टार्टअप, हमेशा याद रखना जहां पर भी स्टार्टअप कंपनी बोला गया है, समझ के चलना वो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, समझ के चलना वो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है। तो अगर आपकी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है जिसे बने हुए अभी तक 5 साल नहीं कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो सेकंड है, अगर आपकी एक
स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है जिसे इनकॉर्पोरेट हुए 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, और वो कंपनी अगर अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है तो उसे भी ये सारे स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक फंडा है उसका, सिंपल सा एक फंडा है कि भैया आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और मेंबर से पैसा ले लो, मेंबर से पैसा ले लो। डीपीटी वीपीटी 1 के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइप नंबर 3, एक्चुअली टाइप नंबर 3 यहां पर आए नहीं पाएगा, वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। टाइप 3 कहता है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी नीचे लिखी हुई अगर आपकी प्राइवेट कंपनी नीचे लिखी हुई 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो आपको भी डीपीटी 1 बनाना, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, काम हो जाएगा। ठीक है, कौन सी 3 कंडीशंस, आइए समझते हैं। क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? हां। अगर मान लो 3 में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई है, नहीं। अगर 3 में से 1 है, नहीं। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट, क्या कंडीशंस है? तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी फुलफिल करती है सारी कंडीशंस को, सबसे पहली कंडीशन है कि ये प्राइवेट कंपनी किसी और कंपनी की ना तो एसोसिएट है ना तो सब्सिडरी है। जो प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लेने जा रही है वो किसी और कंपनी की एसोसिएट भी नहीं है, वो किसी और कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है। सो सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई? नॉट एन एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। क्या होल्डिंग हो सकती है? क्या? हां, होल्डिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को बाहर किया गया है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला है? सेकंड कंडीशन बोला है कि जो बोरोइंग्स हैं, उस प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं, जो कंपनी ने बोरोइंग्स, देखो क्या बोरोइंग्स में सिर्फ डिपॉजिट्स आता है? बोरोइंग्स में कंपनी जो बैंक से लोन ले रही है वो भी बोरोइंग्स है ना? तो यहां पर बात डिपॉजिट्स की नहीं हो रही है, वर्ड्स पर ध्यान दो। यहां पर बात हो रही है कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है, किससे? जो कंपनी ने बोरोइंग बैंक से ली हुई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली हुई है, या किसी और कंपनी से ली हुई है, वो टोटल बोरोइंग्स लेस है, कम है। किससे कम है? कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 2 टाइम्स या 50 करोड़, विच एवर इज लोअर। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, फिर आती है बेटा थर्ड कंडीशन कि उस कंपनी ने कोई भी गलती नहीं करी। किस चीज में गलती नहीं करी है? अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने में कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा हुआ है, उस टाइम पर डिफॉल्ट नहीं करा हुआ है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में हमें करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसीजर फॉलो। तो यहां पर एक बार ही लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं, किससे बोरोइंग्स? फ्रॉम, सबकी मिला लेना, बैंक प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस बॉडी कॉर्पोरेट, सब सारी बोरोइंग्स मिलाकर लेस देन है। किससे लेस देन है? यहां पर 2 अमाउंट लेंगे और इसमें से पहले करेंगे विच एवर इज लोअर। कौन से 2 अमाउंट्स का करा जाएगा? एक तो करा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और सेकंड 50 करोड़ रुपीस का किया जाएगा। और थर्ड, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपकी प्राइवेट कंपनी को क्या नहीं करना पड़ेगा? आपकी प्राइवेट कंपनी को प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब आपको रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं एक और समरी करके देता हूं। तो यानी यहां पर बेटा, अगर कोई कंपनी, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, देखना, हां, अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है
तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? क्या वो 3 टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में आता है? क्या वो 3 टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में आता है या अदर कंपनी? अगर वो 3 टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में आता है तो उसे सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और मेंबर से डिपॉजिट ले लेना है। फालतू चक्रों में पड़ना नहीं है, फालतू चक्रों में पड़ना नहीं है। लेकिन अगर अदर कंपनी की हम बात करते हैं, अदर कंपनी की, ठीक है, तो अदर कंपनी को क्या, जो हमने प्रोसीजर सेक्शन 73 में पढ़ा कि पहले ओआर पास करो, करेक्ट, ओआर पास करके सर्कुलर बनाओ, सर्कुलर के बाद आरओसी के पास जमा कराओ, मेंबर्स को इशू करो, मेंबर्स को इशू करने के बाद भैया, और यहां सर्कुलर के साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट भी लोगे, डीआरआर भी बनाओगे, ये सारी बातें जो हैं बाकी कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी। बट इन 3 टाइप की प्राइवेट कंपनी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब इनके लिए मेंबर से डिपॉजिट लेना क्या हो चुका है? आसान हो चुका है, आसान हो चुका है। ठीक है, चलिए ओके। मुन्नी ब्रेक दे दे, मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे, बादलों की तरह ही तो। नया गाना, नया गाना। हम्म। विपिन कह रहा है सर सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें सर्कुलेट करनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है हम उसको सर्कुलर कहते हैं। जैसे मान लो आज तुम्हारी मैंने लॉ की क्लास कैंसिल कर दी, करेक्ट, आज मैंने मान लो तुम्हारी लॉ की क्लास कैंसिल कर दी, तो तुम्हें अनाउंसमेंट में लिखा आता है कि गुरप्रीत सर ने क्लास कैंसिल कर दी। वो एक तरह का सर्कुलर ही है क्योंकि हमने उसे सर्कुलेट कर दिया सारे स्टूडेंट्स में कि भैया आज गुरप्रीत सर की क्लास कैंसिल हो गई। ठीक है, तो सर्कुलर का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो लोगों में सर्कुलेट करने के लिए बनाया गया है। यहां पर हमने सर्कुलर बनाया है मेंबर को सर्कुलेट करने के लिए। चिराग आएंगे बेटा इस बात पे, डोंट वरी। आन्या बेटा एजीएम तो हर साल होती है ना बेटा, एजीएम का सर्कुलर से क्या लेना देना? कंपनी को हर साल एजीएम करनी है, चाहे वो सर्कुलर इशू करे या ना करे। ठीक है आन्या बेटा, हर कंपनी को एजीएम करना मैंडेटरी होता है हर साल। ठीक है अन्या, चाहे वो, तो उसका एग्जैक्टली सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अगर सर्कुलर इशू कर रही है तो भी उसे एजीएम करनी है क्योंकि कंपनी को एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कराने हैं, सिंपल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अप्रूव कराना ही है ना हर साल। यस विपिन, बिल्कुल। सर ई वोटिंग कैसे करते हैं बेटा? ई वोटिंग आपके पास पासवर्ड आता है, आपके पास वेबसाइट आती है, वेबसाइट पे जाकर अपनी लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो, वहां पर जाकर वोट डाल दो, सिंपल। क्लिक करना होता है, जैसे आज की तारीख में तुम पोल पे क्लिक करते होंगे अगर कोई लेता होगा तो। यहां तक ओके है तो हम आगे चल सकते हैं। चलिए यहां तक ओके है तो क्या मैं आगे चल सकता हूं मेरे बच्चों?
ना 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 ना। चलिए ग्रेट। आइए लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है जो बॉक्स में लिखा हुआ है, भले ही इन कंपनियों के लिए, ध्यान से सुनना, भले ही इन कंपनियों के लिए हमने डिपॉजिट्स लेने का प्रोसीजर आसान बना दिया, ये तो मानते हो, इन टाइप की प्राइवेट कंपनी के लिए, इन टाइप की प्राइवेट कंपनी के लिए हमने डिपॉजिट्स लेने का प्रोसीजर क्या कर दिया, आसान बना दिया, है ना। लेकिन इन कंपनीज को और इन कंपनीज को, सभी कंपनीज को हर साल टीपीटी 3 आरओसी के साथ फाइल करना होता है। आरओसी के साथ फाइल, डीपीटी 3 क्या है बेटा, डीपीटी 3 में कंपनी डिटेल्स देती है अपने डिपॉजिट्स की कि अभी स्टेटस क्या चल रहा है डिपॉजिट्स का। तो जब तक कंपनी सारे डिपॉजिट्स रिपे नहीं करती, जब तक कंपनी सारे डिपॉजिट्स रिपे नहीं करती, तब तक कंपनी डीपीटी 3 आरओसी को फाइल करती रहती है हर साल। तो भले ही हमने इन कंपनियों का प्रोसीजर कम कर दिया, लेकिन इन कंपनियों को डीपीटी 3 तो आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, यही बात यहां पर लिखी है। हाउएवर सच कंपनी जो एबीसी में लिखी हुई है, उन्हें डीपीटी 3 तो आरओसी को फाइल करना ही पड़ेगा, आरओसी को फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिपॉजिट्स बेटा 3 टाइप के होते हैं। डिपॉजिट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। मान लीजिए, मैं आपको तीनों टाइप दिखाता हूं। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, अगर हमने डिपॉजिट्स लिए हैं प्रिंसिपल अमाउंट, हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 100 करोड़ का, हमने प्रिंसिपल अमाउंट किसका लिया है, 100 करोड़ का, जिस पर टोटल इंटरेस्ट आने वाला है, टोटल इंटरेस्ट आने वाला है 10 करोड़ रुपीस का। यानी कंपनी को टोटल कितना पैसा वापस करना है, अल्टीमेटली कंपनी को 110 करोड़ रुपए वापस करना है। 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया, 10 करोड़ का इंटरेस्ट। अब कंपनी ने क्या करा, 110 करोड़ के बदले अपने एसेट्स, अपने 110 करोड़ के एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर दिया। अपने 110 करोड़ के एसेट्स पर क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स बोला जाता है। जब हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के बदले उतने के एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट्स को सिक्योर्ड डिपॉजिट्स बोला जाता है। सेकंड, यह भी हो सकता है, मान लीजिए कि हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट 100 करोड़, इंटरेस्ट अमाउंट 10 करोड़, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट 10 करोड़, टोटल कितना हो गया 110 करोड़। बट कंपनी ने नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स। कंपनी ने अपने एसेट्स पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोलेंगे, जब हमने अपना कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा, तो ऐसे डिपॉजिट्स का नाम रखा जाएगा अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। क्योंकि आपने अपना कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा, ऐसे डिपॉजिट्स का नाम क्या रखा जाएगा, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स नाम रखा जाता है, अनसिक्योर्ड। तीसरा आता है, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 करोड़, इंटरेस्ट 10 करोड़, इंटरेस्ट 10 करोड़, टोटल 110 करोड़। कंपनी ने अपने एसेट्स पर, लेकिन कितने एसेट्स, 50 करोड़ के एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर दिया। ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोलें, ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोले। यहां तो समझ गए ये सिक्योर्ड थे, ये अनसिक्योर्ड थे। लेकिन अब क्या हुआ, पैसा देना है 110 करोड़ और एसेट गिरवी रखे हैं 50 करोड़ के, तो ऐसे डिपॉजिट्स को क्या नाम दे। नॉर्मली लॉजिकली मुझे लगता है कि हम इसे कह सकते हैं, लॉजिकली हम इसे कह सकते हैं पार्टली सिक्योर्ड पार्टली अनसिक्योर्ड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, पार्टली सिक्योर्ड पार्टली अनसिक्योर्ड, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योर्ड है, कुछ पोर्शन सिक्योर्ड है, कुछ पोर्शन अनसिक्योर्ड है ना।
लेकिन लॉ कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कहोगे, तुम्हें इसे नाम देना पड़ेगा अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। मैंने कहा है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड कहां है, हमने सिक्योरिटी दी तो है 50 करोड़ की, ये अनसिक्योर्ड थोड़ी है, थोड़े से सिक्योर्ड भी तो हैं। लॉ ने कहा नहीं, देखो जब तुमने यहां पर रिस्क तो है ना, जब तुमने 50 करोड़ 110 करोड़ वापस करने हैं और एसेट सिर्फ 50 करोड़ के दे रहे हो, मतलब उस पर्सन को रिस्क है कि कल को अगर उसका पैसा नहीं मिला तो डूबने के चांसेस हैं। तो जब वो सिक्योर्ड वर्ड पढ़ेगा तुम्हारे सर्कुलर में, वो कंफ्यूज हो सकता है। हम चाहते हैं अगर तुमने थोड़ी सी सिक्योरिटी भी दी है ना, पार्टली सिक्योर्ड भी दिया है, हमारी नजरों में हम उसे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स के नाम से ही बुलाने वाले हैं। यानी हम किसी भी डिपॉजिट को सिक्योर्ड डिपॉजिट का नाम तब देंगे जब तुमने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अमाउंट को मिलाकर अपने एसेट्स को उतनी वैल्यू के एसेट्स पर सिक्योरिटी दी होगी, तभी हम सिक्योर्ड डिपॉजिट बुलाएंगे। अदरवाइज तुम कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी सर्कुलर निकालोगे, वहां पर तुम्हें नाम देना पड़ेगा अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। और यही बात यहां पे लिखा है प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी में, दैट द कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ एनी। अगर आप देना चाहते हो तो दो, सिक्योरिटी दो, कितने अमाउंट की, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट का देना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट की। फर्दर आप जब सिक्योरिटी दोगे तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी की प्रॉपर्टी और एसेट्स पर। लेकिन इस बात को नोट कर लो, क्या नोट कर लो, कि अगर कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स को सिक्योर नहीं करा, अपने डिपॉजिट्स को सिक्योर नहीं करा मतलब एक भी रुपए का एसेट गिरवी नहीं रखा, या अगर कंपनी ने सिक्योर तो करा डिपॉजिट्स को लेकिन पूरा सिक्योर नहीं करा, सिर्फ पार्शियल, कि 110 करोड़ के बदले 50 करोड़ के एसेट्स को सिक्योर करा, तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या बुलाएंगे, ऐसे डिपॉजिट्स को हम अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स का नाम देंगे। और अकॉर्डिंगली कंपनी कोट करेगी, चाहे कोई सर्कुलर हो, चाहे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, हर जगह पर कंपनी पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट्स को भी हम अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स के नाम से ही बुलाएंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट के नाम से ही बुलाएंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लिए, उसने अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लिए और डीपीटी 1 में लिखा था, कहां लिखा था, डीपीटी 1 में लिखा था कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मेंबर को इंटरेस्ट मिलेगा मंथली। कुछ भी लिखा हो सकता है भाई डीपीटी 1 में, वो कंपनी डिसाइड कर रही है कि मंथली इंटरेस्ट देना है, ईयरली इंटरेस्ट देना है, वो कंपनी डिसाइड कर रही है, या एंड में इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सो डीपीटी 1 में लिखा हुआ है कि हम मंथली इंटरेस्ट देंगे, और डीपीटी 1 में यह भी लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको पहले से ही पता होती है जब आप पैसे दे रहे हो। डीपीटी 1 में यह भी लिखा हुआ है कि 3 साल बाद पैसा कंपनी रिटर्न कर देगी, 3 साल बाद मेरा पैसा कंपनी क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। तो अब मुझे बताओ, अगर जब मेंबर ने पैसा दिया था उसे पता था कि इंटरेस्ट मंथली और पैसा रिटर्न 3 साल बाद होगा, पैसा रिटर्न 3 साल बाद होगा जो डिपॉजिट कराया है, तो कंपनी एक्चुअली में इंटरेस्ट कब देगी, क्या अब कंपनी को इंटरेस्ट मंथली देना पड़ेगा, मतलब कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो एग्रीमेंट में लिखा है, क्या कंपनी को उसे पूरा करना पड़ेगा या कंपनी उसे तोड़ सकती है। तो लॉ कहता है देख भाई, कंपनी तूने वादा किया है तो अब अपने वादे को निभा, इंटरेस्ट टाइम पर भर, 3 साल बाद बोला है 3 साल बाद पैसा रिटर्न कर दे। और अगर तू ऐसा नहीं करती है, अगर कंपनी फेल हो जाती है तो डिपॉजिट होल्डर दौड़े दौड़े चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे डिपॉजिट होल्डर दौड़े दौड़े, एनसीएलटी के पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे, एनसीएलटी के पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे। सो यही बात यहां पे लिखी है, एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो कंपनी को वो रीपे करना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी उसको फॉलो कर और इनका पैसा वापस दे देना। इन केस अ कंपनी फेल्स, अगर कंपनी डिपॉजिट का पैसा
या पार्ट ऑफ डिपॉजिट का पैसा या उसके ऊपर का इंटरेस्ट देने में फेल हो जाती है, तो वो जो दुखी डिपॉजिटर है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास जैसी एप्लीकेशन आती है, एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा कंपनी को। क्या ऑर्डर पास करेगा कि देखो कंपनी फटाक से इनका क्या कर दे, पैसा वापस कर दे, फटाक से इनका पैसा वापस कर दे, या उसको जो भी ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास करेगा। और ऐसी कंपनी के ऊपर नॉर्मली बेटा पेनल्टी भी लगा दी जाएगी, ऐसी कंपनी के ऊपर, क्योंकि आप पर ट्रस्ट करके डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा कराया था और आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप पनिशमेंट के तो भागीदार बनोगे ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंपनी ये जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाती है, इसका पर्पस क्या होता है, कंपनी इसको कहां यूज करती है? सिर्फ और सिर्फ इसका एक पर्पस होता है, दैट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। इसका कोई और पर्पस होता नहीं है। यह बात हमने पहले ही सीख ली थी, बट यहां पर अगेन दोबारा लिखी है कि द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट shall not be used by the company for any purpose other than, for और कोई पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है। यह बात सेक्शन 73 के सबसेक्शन 5 में लिखी हुई है, और यह सेम बात रूल नंबर 13 में लिखी है, यानी एक्ट के अंदर भी सेम बात लिखी है और रूल्स में भी सेम बात लिखी है कि कंपनी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसका यूटिलाइजेशन किसके लिए करेगी? सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कंपनी कितने सालों के लिए डिपॉजिट्स ले सकती है, कितने महीनों के लिए ले सकती है। तो यहां पर मुझे एक टाइम चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टाइम चार्ट। 6 मंथ, 36 मंथ। तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। लॉ कह रहा है कि मिनिमम टेन्योर कितना होगा। अगर कंपनी डिपॉजिट ले रही है तो मिनिमम कितने मंथ के लिए लेगी? 6 मंथ के लिए लेगी। मिनिमम कितने मंथ के लिए लेगी? 6 मंथ के लिए। और लॉ कह रहा है मैक्सिमम कितने मंथ के लिए ले सकती है? 36 मंथ के लिए। यानी 36 मंथ के बाद इससे ज्यादा लंबे टेन्योर के लिए आप नहीं ले सकते। तो चाहे आप पब्लिक के लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम है, मेंबर्स के लिए भी। तो मिनिमम 6 महीने के लिए डिपॉजिट ले सकते हो, जो कंपनी ने पैसा लिया है वो मिनिमम 6 महीने, और मैक्सिमम क्या है? 36 मंथ। और ये जो मैं बता रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार इसी पर क्वेश्चन आता है। वो कंपनी को जानबूझ के आपको दिखाएंगे कि कंपनी ने 5 साल के लिए डिपॉजिट लेने की मांग करी है। आप कहना भाई 5 साल के लिए तो ले ही नहीं सकते, 36 मंथ से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं ले सकते। आपको यकीन नहीं होता है, मैं आपको डीपीटी 1 दिखाता हूं, यहां पर लिखा होगा, अगर दिख जाएगा ना मैं भी दिखाता हूं। देखो आपको दिख जाएगा टेन्योर। ये देखो, अरे देखो भाई, ये देखो कितनी ड्यूरेशन है? 3 इयर्स। कितनी ड्यूरेशन है? 3 इयर्स। ठीक है, ओके सर। चलिए एक और दिखाते हैं, आइए। ये रहा, ये देखो यहां पर 1 साल वाला डिपॉजिट भी है, 2 साल वाला भी डिपॉजिट है और 3 साल वाला भी है। 1 साल वाले को मिल रहा है 9%, अगर आप 1 साल के लिए जमा कराओगे तो 9%, 2 साल के लिए जमा कराओगे तो 9.50%, और 3 साल के लिए जमा कराओगे तो 10%, है ना। तो जितना ज्यादा भाई हम तो चाहते हैं ना कि आप हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सालों के लिए पैसा जमा कराओ, तो आपको हमने ऑप्शन दे दिए। जो 1 साल के लिए जमा कराएगा 9%, लेकिन 3 साल से ऊपर आपको दिखा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम बेटा 36 मंथ हो सकता है, दैट इज 3 इयर्स। इससे ऊपर कंपनी डिपॉजिट ले नहीं सकती है, इससे ऊपर कंपनी डिपॉजिट ले नहीं सकती है। अब यहां पर मेरे बच्चा, अब लेकिन क्या सवाल यह आता है, जो हमने मिनिमम टेन्योर 6 महीने बोला है, क्या इस टेन्योर को कम किया जा सकता है? देखो 36 मंथ को बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी अगर मैं बोलूं, अगर एक कंपनी चाहे तो 10 महीने के लिए ले सकती है, 12 महीने के लिए ले सकती है, 24 महीने के लिए ले सकती है, 36 महीने के लिए ले सकती है, 48 मंथ के लिए नहीं ले सकती।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 36 मंथ अलाउड है ना? क्या 6 मंथ के लिए ले सकती है? हाँ ले सकती है। 7 मंथ के लिए ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या 6 महीने के टेन्योर को कम किया जा सकता है? तो लॉ कहता है यस। नॉर्मल रूल तो यही है कि कंपनी अगर डिपॉजिट्स ले रही है तो मिनिमम 6 महीने के लिए लेगी, मिनिमम। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन बोलता है, एक्सेप्शन ये कह रहा है कि कंपनी अगर चाहे तो इस 6 महीने का पीरियड की जगह इसे 3 मंथ कर सकती है। यानी कंपनी अगर चाहे तो मिनिमम टेन्योर को कितना कर सकती है? 3 मंथ कर सकती है। लेकिन कब? कब? पहले कंपनी को यह प्रूफ करना होगा कि कंपनी को फंड्स चाहिए शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। किसके लिए चाहिए? कंपनी को लोन किस लिए चाहिए? ये जो डिपॉजिट ले रही है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए। और मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी डिपॉजिट्स में ले सकती है, मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी डिपॉजिट्स में ले सकती है वो कितना ले सकती है? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। लेकिन ये 10% कब होगा मैक्सिमम? जब कंपनी 6 महीने से कम टेन्योर के लिए ले रही है। मतलब अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? क्या कंपनी 1 महीने के लिए डिपॉजिट ले सकती है? नहीं। क्या कंपनी 2 महीने के लिए डिपॉजिट ले सकती है? नहीं। क्या कंपनी 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए डिपॉजिट ले सकती है? द आंसर इज यस। 3 महीने 4 महीने के लिए ले सकती है। कब? कब ले सकती है? अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो। 2 कंडीशन क्या? पहला कि वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। और दूसरा, जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिया जा रहा है वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। और फिर उसके बाद 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल रूल है ही, ये नॉर्मल रूल है, ये तो एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। और 36 के बाद फिर 37, 38 ये सब अलाउड नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल रूल है मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। लेकिन 6 महीने का पीरियड कम किया जा सकता है। कितना कम किया जा सकता है? 6 महीने में आप 5 महीने का भी ले सकते हो, 4 महीने का भी ले सकते हो, 3 महीने। 3 महीने से तो कम कर ही नहीं सकते। ठीक है, 3 महीने से तो कम हो ही नहीं सकता है। लेकिन 3, 4, 5 महीने के लिए अगर ले रहे हो तो आपका मैक्सिमम अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कितना? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के 10% जितना। और आपको यह भी बताना पड़ता है कि हम इसे क्या ले रहे हैं? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो यही बात यहां पर लिखी है। आइए पढ़ते हैं इसे। लेट मी रीड इट। Tenure for which deposits can be accepted. A company is not permitted to accept or renew deposit. कंपनी ना तो एक्सेप्ट कर सकती है ना तो रिन्यू कर सकती है। विच इज रिपेबल ऑन डिमांड, यानी रिपेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है जब मन करे तब पैसे मांगने आ जाओ। वो तो होता ही नहीं है, हमेशा टेन्योर मेंशन होगा डीपीटी 1 के अंदर। लेस देन 6 महीने, लेस देन 6 महीने अलाउड नहीं है, लेस देन 6 महीने अलाउड नहीं है। प्लस मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 36 मंथ हो सकता है। तो मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। लेकिन फिर एक्सेप्शन है 6 महीने का, यानी 6 महीने को हम कम कर सकते हैं, 6 महीने को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। लेकिन 6 महीने को कम करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए पैसा मांग रहे हैं, ओके। और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना ले सकते हैं? 10% ले सकते हैं ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का, है ना। एंड ये जो डिपॉजिट्स है ये मिनिमम कितने पीरियड के हो सकते हैं? मिनिमम मेरे बच्चा ये 3 महीने के हो सकते हैं। इससे कम तो तुम कर ही नहीं सकते हो, इससे कम तो तुम कर ही नहीं सकते हो। तो फटाक से एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 रीड करो। फटाक से एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 रीड करो। फाइव दिखा दीजिए सर। पहले 5 भी रीड करेंगे फिर 6 भी रीड करेंगे।
चलो छैया 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 छैया, चलो छैया 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 छैया, चलो छैया 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 छैया। पढ़ लिया एग्जाम्पल 5? फाइव डन? इसमें कुछ बताने की जरूरत है? नहीं सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 भी पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 6 भी पढ़ लीजिए। रिन्यूअल का क्या मतलब होता है? बेटा जिस दिन ड्यू डेट आ जाएगी उस दिन कंपनी को पैसा वापस करना होगा, बट अगर कंपनी चाहे तो उन्हें रिन्यू भी तो कर सकती है दोबारा से फ्रेश। एक्सेप्ट मतलब पहली बार ले रहे हैं, रिन्यू मतलब पुराने वाले को रिन्यू करके दे रहे हैं, पुराने वाले को वापस से कह रहे हैं कि ठीक है और लंबे टाइम के लिए। जब तुमने पहली बार बैच खरीदा तो तुम्हें एक्सेस मिल गया, फिर तुम्हारा भैया वैलिडिटी खत्म हो गई तो तुम आ गए, अरे पीडब्ल्यू प्लीज, ओ पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू, ओ पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू। हमने कहा क्या हुआ सर, प्लीज मेरी वैलिडिटी को बढ़ा दीजिए ना, इसे रिन्यू कर दीजिए ना। डन हो गया, सबका डन हो गया। मुझे लगता नहीं है इस पे कुछ बताने की ऐसा जरूरत है इन दोनों एग्जाम्पल। चलिए आ जाइए, अब यहां पर हमने मेन कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम आगे चल रहे हैं, मैं एग्जांपल्स को रीड नहीं कर रहा हूं बिकॉज वही सेम बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेंबर से कितना डिपॉजिट्स ले सकते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा मैक्सिमम अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स अंडर सेक्शन 73। अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है तो वो मैक्सिमम कितना डिपॉजिट लेगी, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट लेगी? ठीक है, कितना डिपॉजिट लेगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है। क्या दोनों कंपनियां मेंबर से डिपॉजिट ले सकती हैं या नहीं ले सकती? दोनों कंपनियां ले सकती हैं, प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है, पब्लिक कंपनी भी ले सकती है। ठीक है, ओके सर। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो इसके दो हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से होंगे। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के दो हिस्से होंगे। एक होगी टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी कंपनी टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में फॉल करती है, कौन से दो टाइप में वो बताऊंगा। इनके ऊपर नो लिमिट एप्लीकेबल, इनके ऊपर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है मतलब जितना चाहो उतना मेंबर से डिपॉजिट लो, हमने तुम्हें रोका नहीं, हमने तुम्हें रोका नहीं है। ओके, अगर तुम इन दो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में नहीं आती तो तुम कहां आओगी? अदर प्राइवेट कंपनी में आओगी, अदर प्राइवेट कंपनी में आओगी, है ना। दो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी हम बताऊंगा मैं। अदर प्राइवेट, बाकी सारी बची प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट है 100% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी अगर तुम इन दो टाइप में आओगी तो कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, अगर तुम इन दो टाइप में नहीं आओगी तो तुम्हारी लिमिट हो जाएगी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पब्लिक कंपनी के दो हिस्से होंगे, एक होगा आईएफएससी, आईएफएससी की स्पेलिंग गलत लिख दी भाई साहब, आईएफएससी पब्लिक कंपनी। अगर आपकी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो उसकी लिमिट कितनी है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ओके, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और अगर आपकी कंपनी अदर पब्लिक कंपनी है, क्या है, अदर पब्लिक कंपनी है, तो उसकी लिमिट है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बस ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। सर अभी आपने 2 मिनट पहले ही तो बताया था, 2 मिनट पहले, कैसा टीचर है यार ये, 2 मिनट पहले यहां लिखवा रहा है कि मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ले सकते हैं, और यहां पर कुछ और लिखवा के बैठा है, यहां पर कुछ और लिखवा के बैठा है कि अरे बेटा ये जो लिमिट है, ये लिमिट तब लगेगी, ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये चार्ट तब लगेगा जब आप 6 महीने से 36 महीने के बीच मेंबर से डिपॉजिट लोगे। जब आप 6 महीने से 36 महीने के बीच मेंबर से डिपॉजिट लोगे तो ये चार्ट लगेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने से कम टाइम के लिए लोगे, बिकॉज नॉर्मली तो 6 महीने मिनिमम है ना, 6 महीने से अगर कम ले रहे हो तो उस केस में आपको ये वाली लिमिट है ना। तो ये लिमिट तो एक्सेप्शनल केसेस की है, मैंने ये जो चार्ट बनाया है ये नॉर्मल केसेस का बनाया है कि जब एक कंपनी मिनिमम 6 महीने या मैक्सिमम 36 महीने के लिए अपने मेंबर से पैसा ले रही है तो वो कितना पैसा ले सकती है, मैंने वो बताया है। सर चार्ट से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, आ जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ आएगा। बट पहले ये क्वेश्चन तो सुलझा ले कि 2 टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या आता है, 2 टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में कौन आता है, 2 टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में कौन आता है, ठीक है, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहला टाइप, क्या टाइप बताया हुआ है भैया कद्दू बच्चे ने, कह रहा है अगर आप एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो जिसे अभी तक 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, जिसे अभी तक 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसे अभी तक 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर आप एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो जिसे 10 इयर्स तक 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी बात हम कर रहे हैं मेरे बच्चा, वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ऊपर पढ़ी थी ना अभी हमने, 3 कंडीशन पढ़ी थी कि नहीं, ये रही, कहां गई, अरे कहां गई, अरे कहां गई, ये रही, यही सेम 3 कंडीशन वाली बात हो रही है, ठीक है, यही सेम कंडीशन वाली बात हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ समझ नहीं आया, अभी मैंने समझाया ही नहीं है, डोंट वरी, अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं, यही वाली तीनों कंडीशन की बात दोबारा से लिखी हुई है, मतलब इसी टाइप की कंपनी की बात यहां पर हो रही है। अब स्टार्ट करते हैं समझने को, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स, तब समझेगा। स्टार्ट करें, यस सर, चलिए, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स लेंगे प्राइवेट कंपनी के, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट कंपनी के एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पब्लिक कंपनी के एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ए प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है
5 करोड़, जिसके फ्री रिजर्व्स हैं 10 करोड़, जिसका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है कितना बता दूं, 15 करोड़। टोटल कितना हो गया, 30 करोड़। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, नो दिक्कत। ओके, अब यहां पर मान लीजिए केस वन मानिएगा। मान लीजिए ए प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी है। ए प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी है और ये कंपनी को अभी बने 3 साल हुए हैं। ये कंपनी को बने हुए 3 साल हुए हैं। सवाल ये आता है कि ये अपने मेंबर से कितना पैसा ले सकती है। अब आएगा मजा, ये अपने मेंबर से कितना पैसा ले सकती है, बताइए। ये रहा आपके सामने चार्ट, जल्दी बताइए इस चार्ट के हिसाब से कितना पैसा ले सकती है, कितना पैसा ले सकती है, आप बताइए। द आंसर इज, आपकी कंपनी कहां फॉल हो रही है, यहां पर फॉल हो रही है आपकी कंपनी, यहां पर फॉल हो रही है, क्योंकि आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है जिसे 10 साल नहीं हुए, तो आपकी कंपनी क्योंकि ऐसी कंपनी है जिसे अभी 10 साल नहीं हुए। अब अरे रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ दोस्त। अब यहां पर मैं इसके 2 पार्ट करूंगा, इस केस के 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। तुम्हें अच्छे से समझ आ जाना चाहिए ना। अगर तुम 6 महीने से 36 महीने के लिए ले रही हो, अगर तुम 6 महीने से 36 महीने के लिए ले रही हो, नो लिमिट, जितना लेना है उतना ले ले, जितना लेना है उतना ले ले। लेकिन अगर तुम लेस देन 6 मंथ के लिए ले रही हो, लेस देन 6 मंथ मतलब 3 महीना 4 महीना 5 महीने के लिए ले रही हो, एक्सेप्शन है, तो कितना लोगी, तो तुम्हारे लिए भी बेटा 10% ऑफ पेड अप शेयर, क्योंकि 6 महीने से कम में तो एक्सेप्शन में जाओगे ना, और एक्सेप्शन में जाओगे तो फॉलो करना पड़ेगा ना एक्सेप्शन को। सो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी 30 करोड़ का 10% कितना आएगा, 3 करोड़ रुपए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लिख देंगे नो लिमिट, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है 6 महीने से कम ले रही है तो फिर हमें 10% लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। केस टू की अगर मैं बात करता हूं, केस 2 की, मान लीजिए आपकी जो कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तब क्या होगा? अगर आपकी कंपनी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, अगर आपकी कंपनी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो क्या होगा, बताओ, अब बताओ। अरे बता दो मेरे दोस्त, अगर तीनों को करती है तो क्या होगा? बच्चा कह रहा आज भी सेक्शन 73 पूरा नहीं होगा। अरे बेटा क्या करूं, मजबूरी है। तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट। अगेन आप यहां पर फॉल कर रहे हो तो आपको अगेन 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1, अगर आप 6 महीने से 36 महीने के लिए ले रहे हो तो नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट 2, अगर आप लेस देन 6 मंथ के लिए ले रहे हो तो अगेन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना आएगा? 3 करोड़। क्लियर है क्या? यस सर। केस 3, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अगर वाह एक बच्चे ने कह दिया सेम एज स्टार्टअप कंपनी, वेरी गुड मुस्कान, बहुत ही सही कहा आपने, है ना। फालतू का हमने केस 2 बनाया है ना, बिल्कुल, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ना बना के दिखाओ तो उन्हें लगता नहीं है, ठीक है। केस 3, आपकी ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ओके, आज की ए प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ए प्राइवेट लिमिटेड दोनों टाइप में फॉल नहीं करती।
दोनों टाइप में फॉल, यानी ना तो वो स्टार्टअप कंपनी है और ना वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो दोनों टाइप में फॉल नहीं करती, यानी वो अदर टाइप में आ जाएगी, अदर टाइप में आ जाएगी, यहां आ जाएगी, यहां पर। अब क्या होगा, यहां पर आ जाएगी तो क्या होगा, कितना लेंगे बताना। तो अब इसको लिमिट लग जाएगी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अनलिमिटेड कैसे हो गया मेरे बच्चा विशाल, अनलिमिटेड कैसे होगा? अगर तुम यहां फॉल कर रहे हो तो पेड अप शेयर कैपिटल प्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का 100%, यहां पर लिमिट लग गई, यहां पर लिमिट लग गई है, ठीक है। तो यहां पर आपका पार्ट 1, अगर आप 6 महीने से 36 महीने के लिए ले रहे हो, ठीक है, 6 महीने से 36 महीने के लिए ले रहे हो, ठीक है, 6 महीने से 36 महीने के लिए ले रहे हो, तो यहां पर 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 30 करोड़ रुपीज, दैट इज 30 करोड़ रुपीज, ठीक है। उसके बाद पार्ट टू अगर आप लेस देन 6 मंथ के लिए ले रहे हो, लेस देन 6 मंथ के लिए ले रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, अगेन 10% ऑफ पेड अप शेयर। भाई लेस देन 6 महीने ले रहे हो तो हमेशा याद रखना 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 करोड़। क्लियर है क्या सबको प्राइवेट कंपनी के सारे केसेस? ओके है? क्या मैं और डिटेल में जाऊं प्राइवेट कंपनी में? आप चाहोगे तो मैं और डिटेल में ले जाऊंगा, लेकिन फिर आप रोना मत, रोगे नहीं तो मैं और डिटेल में जाने के लिए रेडी हूं। ऐसा बताऊंगा कि आप घूम के चक्कर खा के गिर जाओगे, बताओ। और नहीं रेडी हो तो हम पब्लिक कंपनी पे चलते हैं, कोई बात नहीं। तेजल कह रही है डिफरेंस क्या है केस 1 और केस 2 में? बेटा केस 1 में स्टार्टअप कंपनी है और केस 2 में वो कंपनी है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बस यही डिफरेंस है। कद्दू कर दूं फिर सबको, कद्दू कर दूं? चलिए आइए सबका कद्दू कर देते हैं, आइए सबका कद्दू कर देते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ही है, अब सुनते चलना, अब सुनते चलना। अब जो मैं कह रहा हूं देखो, ये सिर्फ जिनका दिल बड़ा है ना, वही देखेंगे और कोई नहीं देखेगा, बाकी म्यूट कर लेंगे वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा ये आएगा, केस 1 में मैं आपसे पूछना चाहूंगा जज साहब, केस 1 के अंदर क्या इस कंपनी को केस 1 में, सारे बच्चे बताओ, सर्कुलर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? क्या यह कंपनी सर्कुलर बनाकर मेंबर से डिपॉजिट लेगी या बिना सर्कुलर बनाए डिपॉजिट लेगी? बड़ा प्यारा सवाल है। केस 1 के अंदर इस देखो 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता है सर्कुलर बनाकर डिपॉजिट्स लो और एक रास्ता है सर्कुलर बनाए बिना डिपॉजिट लो। जल्दी बताओ इस कंपनी को सर्कुलर बनाना है या नहीं? अभी देखो, आ जाओ वापस, वापस आ जा ऊपर वाले चार्ट में। आ गया, ये देखो, ये चार्ट याद है, धुंधला धुंधला। यहां पर 3 टाइप की प्राइवेट कंपनीज को, 3 टाइप की प्राइवेट कंपनीज को सर्कुलर नहीं बनाना होता। कौन सी 3 टाइप की कंपनीज थी वो? स्टार्टअप कंपनी। क्या स्टार्टअप कंपनी को बनाना था क्या? क्या स्टार्टअप कंपनी को बनाना था क्या? नहीं बनाना था ना। अगर स्टार्टअप कंपनी को 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अगर स्टार्टअप कंपनी को 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसे सर्कुलर वर्कुलर नहीं बनाना, सीधा मेंबर्स के पास जाकर पैसा मांग लो और जितना चाहे उतना मांग लो, है ना। तो यहां पर बेटा इस कंपनी को सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है।
सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो भैया पार्ट 1 में आपने कह दिया सर्कुलर मत बनाओ, सर्कुलर मत बनाओ राजा। ओके, उसके बाद केस 2 आ जाओ, केस 2 वापस। क्या केस 2 में इस कंपनी को सर्कुलर बनाना है या नहीं बनाना है? केस 2 में इस कंपनी को सर्कुलर बनाना है या सर्कुलर नहीं बनाना है? अगेन अगेन वापस चलो, वापस चलो। किसको सर्कुलर नहीं बनाना था? तीन टाइप की कंपनियों को सर्कुलर नहीं बनाना था। तीन टाइप की कंपनियों को सर्कुलर नहीं बनाना था, और उसमें टाइप 3 कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन फुलफिल करती है। इसे सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं थी, इसे सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं थी, इसे सर्कुलर, यानी यहां पर भी केस 2 में भी सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ रहा है लास्ट केस। लास्ट केस तो इतना ब्यूटीफुल है, बताओ लास्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3, इस केस में कंपनी को सर्कुलर बनाना है या नहीं बनाना? वानी बेटा अभी अभी रिप्लाई करता हूं, रुक जाओ। केस 3, केस 3 में सर्कुलर बनाना है कि नहीं? ना 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 ना। अच्छा, चलो 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 केस 3 को डिस्कस करते हैं। आइए मुझे बताओ, केस 3 में, केस 3 में ए प्राइवेट लिमिटेड, केस 3 में ए प्राइवेट लिमिटेड, अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है जिसके लिए बच्चा रात को सोता नहीं है। केस 3 में ए प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम कितना ले रही है, जरा बताना, याद दिलाना। मैक्सिमम कितना ले रही है? मैक्सिमम कितना ले रही है, याद दिलाओ ना मुझे। मैक्सिमम कितना ले रही है, याद दिलाओ ना, कितना ले रही है? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, यानी 100% ऑफ पेड अप शेयर, ये आपने बताया है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, अब हमने आपको बताया है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का डिपॉजिट लेती है, तो उसे सर्कुलर नहीं बनाना होता, उसे सर्कुलर नहीं बनाना होता। यह बात सबसे पहले टाइप में ही बता दी थी। यहां पर कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया, ये तो रहा टाइप 1 में ही तो बता दिया था। अगर एक प्राइवेट कंपनी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी, तो यानी यहां पर मेरे बच्चा तीनों केसेस में ही प्राइवेट कंपनी को सर्कुलर नहीं बनाना है। कुछ बच्चे तो घर चले गए, कह रहे हमें नहीं पढ़ना इस टीचर से। क्या टीचर है ये? चलिए, हिमांशु बेटा सारी कंडीशन अगर मिक्स हुई है तो एक बारी से दोबारा दोनों चार्ट्स को अलग से बनाना। यस पवन, अल्टीमेटली। चलिए, हाँ आइए सुनिए, अब आते हैं पब्लिक कंपनी पर। पब्लिक कंपनी का सिंपल रखते हैं, ज्यादा नहीं, पब्लिक कंपनी का सिंपल रखते हैं, नॉट ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए सुनिए, पब्लिक कंपनी में एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, पता नहीं मैं एक्स ही क्यों लेता हूं, वाई भी तो ले सकता हूं, छोड़ो। आइए एक्स लिमिटेड की बात करता हूं। ठीक है, एक्स लिमिटेड की अगर मेरे बच्चा मैं बात करता हूं, तो एक्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है
100 करोड़, 100 करोड़ नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल मान लीजिए 20 करोड़, फ्री रिजर्व मान लीजिए 30 करोड़, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मान लीजिए 10 करोड़। ठीक है, ओके, यस सर, यस सर। अब मान लीजिए यहां पर दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1, केस 2। केस 1 की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी है। ये कंपनी अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो ये कितना डिपॉजिट ले सकती है? ठीक है, बताइए ना। केस 1 अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो ये मेंबर से कितना डिपॉजिट ले सकती है? यस इशिता। The answer is 100% of paid up share capital plus free reserve plus 100%। तो यहां पर आ जाओ, पार्ट 1 अगर आप ले रहे हो 6 मंथ से 36 मंथ में, अगर आप 6 मंथ से 36 मंथ के लिए ले रहे हो, सो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा? अबे यार कितना आएगा? 20, 30, 60 है ना, 60 करोड़ रुपीस, 60 करोड़ रुपीस। ठीक है, और अगर ये कंपनी लेस देन 3 मंथ के लिए ले रही है तो, ओ लेस देन 3 कह रहा हूं, सॉरी, लेस देन 6 मंथ कहना चाहिए, लेस देन 6 मंथ के लिए ले रही है तो सेजल कह रहा है ये तो पब्लिक कंपनी है। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ सेजल, व्हाट इज द प्रॉब्लम मेरे बच्चा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो यहां पर फिर से बेटा 6 महीने से कम मतलब 10%, 6 महीने से कम मतलब 10%। तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो कि आएगा 6 करोड़, जो कि आएगा 6 करोड़। नहीं ले सकती, आए नहीं, क्या बोले हम तुम्हें। चलिए केस 2 छोड़िए, केस 2 अगर आपकी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी नहीं है, अगर आपकी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी नहीं है तो क्या होगा? तो कितना पैसा ले सकती है? जल्दी बताइए ना। अगर आपकी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी नहीं है तो कितना पैसा वो मेंबर से ले सकती है? यस, तो ले सकती है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर 35% पार्ट 1, निकाल के बता दो यार, 60 का 35% 21 करोड़ आ रहा है मेरे ख्याल से, 21 करोड़ आ रहा है। यस सर। और पार्ट 2 आ रहा है लेस देन, अगर लेस देन 6 मंथ के लिए लेगी तो, अगर लेस देन 6 मंथ के लिए लेगी तो, अगर लेस देन 6 मंथ के लिए लेगी तो 6 करोड़ ही आएगा, यानी 10% वाला ही लगेगा, क्योंकि 6 महीने से कम है तो रट्टा लगा लो 10% ही लेना होता है। ठीक है, क्या इन दोनों कंपनियों को सर्कुलर बनाने पड़ेंगे? यस, इन दोनों कंपनियों को, यस, इन दोनों कंपनियों को सर्कुलर बनाना पड़ेगा, इन दोनों कंपनियों को सर्कुलर बनाना पड़ेगा, डीपीटी वीपीटी करना पड़ेगा।
बेटा प्राइवेट कंपनी के लिए ना भूमिका, प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए तो एग्जम्पशन है ही नहीं, पब्लिक कंपनी को तो हमेशा सर्कुलर बनाना है, पब्लिक कंपनी को हमेशा सर्कुलर बनाना है, उसके लिए कोई एग्जम्पशन था ही नहीं। यस चंदा बेटा। कितना टारगेट रह गया यार, हम टारगेट से कितना पीछे रह गए? बे बहुत सारा रह गया बे। अबे यार 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज रह गए टारगेट के। तुम लोग मुझे कभी टारगेट पूरे नहीं करें। 4 लेक्चर में खत्म होता है, पिछली बार 4 लेक्चर में खत्म हो गया था ये। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं, होमवर्क दे देते हैं। कल क्या होमवर्क दिया था राइटिंग प्रैक्टिस में, बता दो एक बारी पटाख से, पटाख से होमवर्क बता दो। ओके नित्या बेटा। सेवन एट था, 7 8 था। क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 चैप्टर 3 पीडब्ल्यू बुक। यस संदीप बेटा। बेटा लेस देन 6 मंथ सारी कंपनियों के लिए। ओके अंकित, ठीक है। चलिए, और आज नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में क्या लिखना है, पूरा सेक्शन 73 कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहां से लेकर मैं आपको बता देता हूं, प्लीज सुन लीजिए, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर कहां तक लिख लेना है मैं बता देता हूं। यहां तक लिख लेना, थोड़े बहुत पॉइंट पेंडिंग है, बट अब यहां तक लिख लेना, कल खत्म हो जाएंगे। विपिन बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।